NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। हिंदी विषय को आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपने सभी पाठ का अध्ययन किया। आपकी परीक्षा चाहे वो प्री बोर्ड हो या पब्लिक एग्ज़ाम सार्वजनिक परीक्षा हो, उसमें रचनात्मक लेखन के 3 प्रश्न आप पूछे जाते हैं। एक प्रश्न सार लेखन, दूसरा पत्र लेखन और तीसरा निबंध लेखन। सार लेखन 5 नंबर का आता है। उसके बाद पत्र लेखन भी 5 नंबर का आता है और निबंध लेखन आपके पार्ट बी में 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरह से ये तीनों चैप्टर, सार लेखन, सार कैसे लिखें पाठ है आपका, पत्र कैसे लिखें और निबंध कैसे लिखें, उन्हीं पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 17 नंबर के 3 पाठ हैं। तो आइए हम एक एक करके सार लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन आपको एक ही वीडियो में समझाते हैं। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और समझना है। सबसे पहले सार लेखन। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना सार लेखन कहलाता है। तो यहीं पर पहला प्रश्न, आपके ए पार्ट में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरीके के, एक एक नंबर के, चाहे वो रिक्त स्थान वाले हों या विकल्प वाले हों। तो विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना सार लेखन कहलाता है। सार 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। तो सार कितने शब्दों में लिखा जाता है? 1/3 शब्दों में। अब यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि सार लेखन आपको कैसे लिखना है और परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर 1/3 शब्दों में सार लेखन कीजिए, सार लेखन लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, अनुच्छेद, तो इसे हम पढ़ते हैं। तैराकी आनंद की वस्तु होने के साथ साथ हमारी आवश्यकता भी है। नदियों के आसपास के गांवों के लोग सड़क मार्ग न होने पर एक दूसरे से तभी मिल सकते हैं जब उन्हें तैरना आता हो अथवा नदियों में नावें हों। प्राचीन काल में नावें कहाँ थी? तब तो आदमी को तैरकर ही नदियों को पार करना पड़ता था। किंतु तैरने के आदिम मनुष्य को निश्चय ही प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ा होगा, क्योंकि उसमें अन्य प्राणियों की भांति तैरने की जन्मजात क्षमता नहीं है। जल में मछली आदि जल जीवों को स्वच्छंद विचरण करते देख मनुष्य ने उसी प्रकार तैरना सीखने का प्रयत्न किया और धीरे धीरे उसने इस कार्य में इतनी निपुणता प्राप्त कर ली कि आज तैराकी एक कला के रूप में गिनी जाने लगी है। विश्व में जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उनमें तैराकी प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाती है। तो ये था अनुच्छेद। आपको इसको कम से कम 3 बार पढ़ करके समझना है कि यह किस विषय पर लिखा गया। तो यह तैराकी पर लिखा गया है। तो इसको लिखने के बाद आपको सार लेखन करना है 1/3 शब्दों में। कठिन शब्दों को छोड़ना है, जो इसका मूल भाव है उसको बनाए रखते हुए आपको सार लेखन करना है। किसी मुहावरे का, अलंकारों का, इनका भी प्रयोग नहीं करना है। तो उत्तर के रूप में आप लिखेंगे, इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। तैराकी आनंद की वस्तु है। यही व्यायाम और प्रतियोगिताओं का अंग है। यह आज तैराकी प्रतियोगिता के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल की जाती है। यह मेहनत और अभ्यास से आती है। मनुष्य ने उसी रूप में इसे देखने का प्रयत्न किया है। मनुष्य ने निपुणता प्राप्त कर ली है। इस तरह से आप इसका सार लेखन लिख सकते हैं। और यह आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पाठ 6 है, उसमें प्रश्न संख्या 7 में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर देख करके इसे एक बार फिर से समझ लें और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। अब अगला गद्यांश पढ़ते हैं। भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं से देदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज, उज्ज्वलता और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप्त क्रांति और कीर्ति सबसे बढ़ चढ़कर है। वे इस आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच मध्याह्नकालीन प्रचंड मार्तंड के समान प्रकाशमान है।
मध्याह्नकालीन यानी कि संध्या से पहले मध्याह्न का समय होता है, उसमें प्रचंड मार्तंड यानी कि सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो आकाशमंडल यानी कि आसमान में असंख्य तारों के बीच। तो यहाँ पर तुलसीदास के बारे में बताया जा रहा है। किसी ने कहा भी है कि तुलसीदास हमारे ही नहीं, हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श हैं। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे कि तुलसीदास हमारे ही नहीं, हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श हैं। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है, उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। और क्यों ना दें, ये कोरे कवि नहीं थे, वरन ये तो एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि, सम्राट, परमोच्च, परम प्लस उच्च, परमोच्च श्रेणी के संत, राम के अनन्य भक्त, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, गंभीर तत्वों को सरस शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले महात्मा भी थे। तो ये था अनुच्छेद। ये आपके पाठ सार कैसे लिखे में दिया हुआ है। तो ये आपके लिए थोड़े कठिन शब्द हैं इसमें, तो इसको बार बार पढ़ करके ध्यान से समझें। और सार लेखन कैसे लिखें हमें ये समझना है। सार लेखन, भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास के बारे में सबसे पहले लिखा है कि भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं, परंतु तुलसीदास उनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर तुलसीदास का ही विषय पर यह अनुच्छेद है, तो तुलसीदास को ध्यान में रखते हुए हमें मूल सार भी लिखना है कि भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं, पर तुलसीदास उनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कोरे कवि ही नहीं, बल्कि चरित्रवान, राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, सरल भाषा में गहरा अर्थ बताने वाले उपदेशक और भविष्य दृष्टा भी थे। तो भविष्य दृष्टा किस शब्द के लिए? भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले भविष्य दृष्टा कहलाते हैं। तो एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस तरह से सार लेखन आपने सीखा। एक और उदाहरण से समझते हैं। चरित्र का जीवन में अत्यंत महत्व है, खास तौर से वर्तमान जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। अतः हम सभी को चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। चरित्र निर्माण से तात्पर्य यह है कि हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। उनमें मुख्य रूप से विनय, उदारता, धैर्य, स्वावलंबन, सत्यवादी, लोभहीनता तथा कर्तव्यपरायणता इत्यादि हैं। यही गुण मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षक ही सहायक हो सकते हैं। जीवन के प्रारंभ में शिक्षकों का योगदान छात्रों के चरित्र निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो जो छात्रों का चरित्र निर्माण करने की जिम्मेदारी सबसे पहले शिक्षक के पास होती है और वही उसकी मदद करते हैं। माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। अतः चरित्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। तो ये तो था अनुच्छेद चरित्र का महत्व। तो इसे पढ़ने के बाद में हम इसका सार लेखन लिखते हैं। आपको कम से कम 3 बार अनुच्छेद को पढ़ करके उसका मूल भाव समझना है और मूल भाव को बनाए रखते हुए सार लेखन लिखना होता है। सार, जीवन को ऊपर उठाने के लिए मनुष्य को अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। विनय, उदारता, सत्यवादिता, कर्तव्यपरायणता आदि चरित्र के मुख्य गुण हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। तो ये था सार लेखन का तीसरा उदाहरण। अब है चौथा उदाहरण। परोपकार मानव जीवन का धर्म है। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य व पशु में किंचित अंतर नहीं है। परोपकार करने से आत्मा को जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। स्वयं भूखे प्यासे रहकर किसी की भूख प्यास को मिटाने से
असीम आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। हमें अपनी धन संपदा का प्रयोग दूसरों का हित संपादन करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग अत्याचार तथा अन्याय के निवारण के लिए तथा अपनी बुद्धि का प्रयोग अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए करना चाहिए। यदि जीवन में आप पुण्यशील बनकर पुण्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो परोपकार कीजिए। अतः हमें परोपकार की पवित्र भावना से प्रेरित होकर जहाँ तक संभव हो सके दूसरों के कष्टों का निवारण करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आनंद की प्राप्ति का यह एक सहज मार्ग है। यह है एक अनुच्छेद परोपकार। अब इसका हमें सार लेखन कैसे करें, यहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़ें और समझें। सार लेखन। परोपकार ही मानव जीवन का धर्म है, जिससे हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार ही जीवन की सार्थकता है। हमें अपने जीवन में अपने धन का प्रयोग दूसरों की भलाई में, शक्ति का प्रयोग अत्याचार के निवारण हेतु तथा बुद्धि का प्रयोग अज्ञान को दूर करने में करना चाहिए। अतः परोपकार ही जीवन में आनंद प्राप्ति का सहज मार्ग है। जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद आपको वाक्य जो हैं सरल वाक्य बनाने होते हैं। तो आप 2 से 3 वाक्यों का एक सरल वाक्य बनाकर सार लेखन लिख सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं पत्र लेखन। आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते ही हैं। तो हम जितनी भी तरह के पत्र लिखते हैं उन्हें सुविधा के लिए 2 वर्गों में विभाजित कर किया जाता है, 2 भागों में। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो प्रश्न है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। आइए समझते हैं। वे पत्र जो मित्र, परिवार के सदस्य या अपने किसी परिचित को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। आपको याद भी रखना है कि अनौपचारिक पत्र को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वह है व्यक्तिगत पत्र। जैसे हमें किसी को बधाई देनी हो तो बधाई पत्र, धन्यवाद देना हो तो धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र आदि पत्र होते हैं जो अनौपचारिक पत्र होते हैं। दूसरा पत्र है औपचारिक पत्र। ये पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, जिनसे कोई निजी जान पहचान नहीं होती है। सगे संबंधियों को अनौपचारिक पत्र और अधिकारियों को औपचारिक पत्र याद रखना है। जैसे व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। तो ये सब औपचारिक पत्र हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक पत्र या कार्यालय पत्र किस प्रकार का पत्र है? औपचारिक पत्र। पत्र लिखते समय पत्र के अंगों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के कितने अंग होते हैं? पत्र के 4 अंग होते हैं और पत्र के प्रकार 2 होते हैं, ये ध्यान रखें। तो पत्र के अंग, सबसे पहले पता और तिथि लिखना। प्रारंभ में आपको पता और तिथि लिखना है। उसके बाद संबोधन तथा अभिवादन लिखना। पत्र की विषय वस्तु, कही जाने वाली बात को लिखना होता है। और अंत में समापन यानी पत्र की समाप्ति तथा अपने हस्ताक्षर करते हैं। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न 1, जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। सबसे पहले आप जैसे ही प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ते ही आपके मन में पत्र के प्रकारों का आना चाहिए कि यह औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। तो आप पहचान ही गए होंगे ये एक अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि ये मित्र को पत्र लिखा जा रहा है। यह पत्र आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ पत्र कैसे लिखें में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले
यहाँ पर पता आपको लिखना होता है, जो आपका पता है यह पता वही लिखा है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, वीरगंज नेपाल, और दिनांक जो आप जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद प्रिय संजय सप्रेम नमस्ते, यहाँ पर आपको पता ही है पत्र का दूसरा अंक कौन सा होता है, आपने पढ़ा देखो, संबोधन और अभिवादन। तो हम यहाँ पर मित्र के लिए संबोधन और अभिवादन का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद विषय वस्तु को लिखना है। तो आज से तीसरे दिन तुम्हारा जन्मदिन है, इसकी तुम्हें ढेर सारी बधाई। यह खुशी की बात तो है, पर मुझे अजीब सा लग रहा है। हम दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर हमेशा साथ रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रहूँगा। परसों मामा जी का विवाह है, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर चाहकर भी नहीं पहुँच सकता। मैं यहीं से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। ऐसे शुभ दिन सैकड़ों बार आएं और हर घड़ी तुम्हारे लिए नए उल्लास, नई उमंगें और नई आशाएं लिए हुए हों। तो ये थी विषय वस्तु। अब अंत में समापन। हार्दिक शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र जॉनी। तो यहाँ पर वही नाम लिए गए हैं। तो आप यहाँ पर जो विषय वस्तु हैं यह आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए। तो ये कैसा पत्र है? औपचारिक पत्र। यहाँ पर आपको दिनांक, सेवा में व्यापार प्रबंधक नेशनल बुक ट्रस्ट 5A ग्रीन पार्क नई दिल्ली। विषय लिखेंगे आप, पुस्तक मंगवाने के लिए महोदय निम्नलिखित पुस्तकों की एक एक प्रति मेरे नाम से कुरियर द्वारा निम्नलिखित पते पर यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। आप पुस्तकों के नाम लिखेंगे। यहाँ पर 5 पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं। तो जो भी पुस्तकें आपको मंगवानी हैं उनके पुस्तकों का नाम और उनके लेखकों का नाम आप लिख दें। उसके बाद भवदीय भावना सिन्हा और पता भी लिख देंगे, KV का 9 वायुसेना स्टेशन लोहगांव पुणे महाराष्ट्र, जहाँ पर पता लिखा हुआ है। तो ये तो था औपचारिक पत्र। प्रश्न 3, स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। ये भी आपका कौन सा पत्र है? औपचारिक पत्र। तो यहाँ पर आप पता और दिनांक लिखेंगे। उसके बाद सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी कानपुर महानगर पालिका कानपुर, विषय लिखेंगे गंदगी की समस्या महोदय। उसके बाद विषय वस्तु, जो भी आपके मोहल्ले में या जो भी समस्या है उस पूरी समस्या को यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद अंत में समापन भवदीय, फिर हस्ताक्षर इरफान बैग, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये था स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत करते हुए पत्र लिखना। तो ये था पत्र लेखन। आपकी समझ में आया होगा। घर पे आप लगातार अभ्यास करें और सीखें। अब है महत्वपूर्ण बिंदु निबंध लेखन के, जो आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो प्री बोर्ड हो या फाइनल पेपर हो। जब किसी बात या घटना को सही क्रम देकर एक से अधिक अनुच्छेदों में लिखा जाता है तब वह निबंध कहलाता है। आपको यही पता होना चाहिए कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध में किसी भी बात को या घटना को सही क्रम देकर, यानी कि क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। क्रमबद्धता बहुत जरूरी होती है। छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखा जाता है। निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं, आपको याद रखना है। निबंध के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। तो जब भी आप कोई भी निबंध लिख रहे होते हैं तो आपको इन तीनों अंगों का प्रयोग करना है। सबसे पहले भूमिका। भूमिका को किस नाम से, अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे विषय वस्तु, यानी कि इसमें पूरे निबंध का विस्तार से वर्णन करना होता है। तो इसमें विस्तार होता है, पूरा विस्तार से लिखते हैं। उपसंहार। उपसंहार को निष्कर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कर्ष। ये याद रखना है आपको। उपसंहार, निष्कर्ष। जो पूरा निबंध होता है उसका निचोड़ यानी सार उपसंहार कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है।
निबंध लिखते समय निबंध के अंगों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर निबंध में क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो सब समझाया जा रहा है। जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसी विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। वर्तनी शुद्ध, यानी कि यहाँ पर आपको शुद्धता का ध्यान रखना है और विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विषय से संबंधित जो आपने चुना है, जिस विषय पर आपको निबंध लिखना है, उस विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा जाए उस शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मनपसंद विषय को चुनें। अगर आप प्रश्न में 3 से 4 विकल्प दिए गए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो जिस विषय पर आप निबंध लिख पाएंगे उस विषय को चुनना है और उसी पर लिखना है ताकि आप पूरा निबंध लिख सकें। मनपसंद विषय चुनने के बाद आप उसकी रूपरेखा बना लीजिए। भूमिका, विषय वस्तु जिसमें पूरा वर्णन किया जाता है, और उपसंहार में आप क्या क्या लिखना चाहेंगे इसका निर्धारण पहले से ही कर लेने पर आप अच्छे से एक निबंध लिख सकते हैं। इससे निबंध में क्रमबद्धता बनी रहती है। तो आपको पहले ही बताया कि निबंध में क्रमबद्धता जरूरी है। इसके अलावा छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और वो प्रभावशाली होने चाहिए। तो निबंध में क्रमबद्धता और वाक्य छोटे छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। ये भी आपको यहाँ पर लिख लेना है, ध्यान देना है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि एक निबंध की रूपरेखा आपको कैसे तैयार करनी है और उस पर लिखना है। तो यहाँ पर कुछ निबंध की रूपरेखा पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हमारा विषय है महानगर का जीवन। विषय चुनने पर रूपरेखा कुछ इस प्रकार की हो सकती है। तो आपको किस विषय पर यहाँ पर लिखना है? महानगर का जीवन। सबसे पहले भूमिका। तो भूमिका में आप क्या लिखेंगे? नगर और महानगर। नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं? महानगर, महानगरों की विशेषता, मेरा महानगर, इसका जीवन। इस विषय पर आप छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे, भूमिका तैयार करेंगे। भूमिका जब तैयार हो जाती है उसके बाद विषय वस्तु का वर्णन करना होगा, विषय वस्तु लिखनी होगी। जैसे महानगर में भीड़ भाड़, इस पॉइंट को डाल करके आप लिखेंगे। आवास की समस्या, कि आप जानते ही हैं कि शहर में आवास की समस्या किस प्रकार से होती है, तो उसे लिख दें। निवास और कार्यस्थल की दूरी, आपका निवास स्थान कहाँ है और उसके बाद आप कहाँ पर कार्य करते हैं उसकी दूरी, वहाँ से जाने पर आपको यातायात की किस प्रकार से समस्या होती है। व्यस्तता और समय का अभाव, तड़क भड़क, शान शौकत और गरीबी। प्रदूषण, शहर में प्रदूषण होता है, जैसे ध्वनि, वायु, जल और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बड़े बड़े अस्पताल फिर भी चिकित्सा साधनों की अपर्याप्तता। आसपास ढेरों लोग होते हुए भी आपसी परिचय का अभाव होता है, आपके पड़ोसी आपको नहीं जानते, कई जगह तो ऐसा भी होता है। सुख सुविधाएं, रोजगार की संभावनाएं, देश विदेश से संपर्क, इस तरह से आप वर्णन करेंगे। और उपसंहार, अंत में क्या लिखेंगे? उपसंहार, बुराइयां और अच्छाइयां भी, तो दोनों तरीके का वर्णन आप यहाँ पे करें। उद्योग धंधों के कारण व्यवस्था, कुछ सुझाव आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक निबंध पूरा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है निबंध लिखने में, कि आप निबंध के तीनों अंगों का प्रयोग करते हुए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा तैयार करने के बाद उस पर विस्तार से लिखेंगे, तो आपका एक निबंध तैयार हो जाता है। परीक्षा में आपके प्री बोर्ड हो या पब्लिक एग्जाम, 300 शब्दों का एक निबंध पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सार लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन समझ में आ गए होंगे। बार बार वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक में लिख लें और नोटबुक से ही बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।